इतने नंबर लेकर आओ तो तुम्हारी मानूंगी। वह जब बोलने पर आई तो जैसे बरसों का जमा हुआ सैलाब एक ही सांस में बहा देना चाहती थी। शब्द उसके होठों से नहीं, सीधे रोहन के सिर पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। रोहन को उसी पल अपने कहे पर पछतावा हुआ। उसने झुर्राकर गाड़ी रिवर्स कर दी, जैसे सड़क से नहीं, इस बातचीत से भागना चाहता हो। उसके पास फिलहाल उतना स्टेमिना नहीं था कि वह इस मैडम की अंतहीन शिकायतें सुनता। अजीब बात थी कि इतनी देर से बोलने के बाद भी उसकी बैटरी फुल थी और रोहन का सिर अब भी दर्द से फटा जा रहा था। आंखों के आगे हल्का सा अंधेरा छाने लगा था। कुछ देर चुप रहकर उसने धीमे मगर थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब हर हफ्ते तुम्हें घुमाने लेकर जाया करूंगा, लेकिन फिर तुम्हें ये उटपटांग हरकतें छोड़नी पड़ेगी। वह तुरंत पलटी, होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान, जैसे कोई सौदा तय हो रहा हो। अगर आपने अपना वादा पूरा किया तो मैं भी अपना वादा पूरा ही कर लूंगी, उसने एहसास जताते हुए कहा और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। पूरा रास्ता वह बाहर ही देखती रही, जैसे कांच के उस पार भागती सड़कों पर अपनी नाराजगी, अपनी उम्मीदें और अपने अधूरे सपने ढूंढ रही हो। और रोहन स्टेयरिंग थामे बस उसके चेहरे के आधे से दिखते अक्स को देखता रहा। सोचता रहा कि ये जिद है, नादानी है, या किसी गहरी तकलीफ की परत जो समझ नहीं पा रहा है। हवेली के बड़े से फाटक खुले तो गाड़ी अंदर दाखिल हुई। सन्नाटा ऐसा कि जैसे दीवारें भी सांस रोके खड़ी हों। रोहन ने इंजन बंद किया, मगर उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थी। उसने सरसरी लहजे में पर भीतर की बेचैनी छुपाते हुए पूछा, तुम उस आदमी रोनित को कैसे जानती हो? उसके सवाल में शक कम, डर ज्यादा था। डर उसे खो देने का डर, उसके अतीत में खुद को बेगाना पा लेने का। और वे कुछ पल यूं ही खामोशी बैठी रही, जैसे तय कर रही हो कि सच कहे या वही जो रोहन सुनना चाहता है। कमरे के बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और उनके बीच एक अनकहा अंधेरा पहले ही उतर चुका था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब प्रीति बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रही थी। वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, दिल कर रहा है ब्रेड में जेम की तरह लगाकर खा जाऊं। छोटी सी प्रीति आंख मारते हुए रोहन के गठीले शरीर की तारीफ कर गई थी। अच्छा, और मेरे अंदर और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें? वह उसके कमर के आसपास अपनी बाजू फैलाकर उसे अपने पास खींच लाया था। प्रीति अचानक इस तरह के व्यवहार पर बौखला सी गई थी। अब उसे उस वक्त पर पछतावा हो रहा था जब उसने रोहन की तारीफ की थी। मैं उसके शब्द गले में ही अटक गए थे और रोहन निगाहों से उसके कांपते हुए होठों को देख रहा था। उसका दिल बहक रहा था, जैसे वह खुद पर काबू खो बैठा हो। वो बेकाबू होकर अपने होठ उसके होठों पर रख बैठा और उसकी सांसों की मिठास को जैसे जाम समझकर पीने लगा। राक्षसों की सहेली, अभी और इसी वक्त यहाँ पर बुलाओ, आज उसे मेरे हाथों से पिटने से कोई नहीं बचा सकता। रोहन गुस्से से दहाड़ा। हवेली के अंदर दाखिल हुई प्रीति, जो सुबह से ही उसके आने का इंतजार कर रही थी, जल्दी से प्लान के हिसाब से कमरे में जाकर लेट गई। उसने ठंडे पानी की पट्टियां अपने ऊपर रख ली थी। पिंकी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन प्रीति ने उसे आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। वह अपना इतना सा मुंह लेकर रह गई। भैया को बता देना कि मैं बहुत बीमार हूँ, ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दूसरी तरफ रोहन ने पूरी हवेली को सर पर उठा लिया था। उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह छोटी सी लड़की को उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक दे जहां से उसकी वापसी नामुमकिन हो। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों हो? दादी ने अपने होठों को सामान्य बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा था। गुस्से में हूँ क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है, वह वहीं खड़े खड़े गरजा। अरे बेटा, ये तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपने दिमाग का इलाज कराओ ना। दादी, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अभी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे बदलने के लिए कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आज वे लड़की मेरे हाथों से नहीं बचेगी। अभी और इसी वक्त उसे यहाँ बुलाइए। बेटा, सांस ले लो और पहले ठंडा पानी पियो। ज्योति, भागकर अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ, उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना। वह वहीं बैठे बैठे चिल्लाया था। अरे नहीं बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? दादी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए थोड़ी गंभीर आवाज में कहा। रोहन अपना सिर पकड़कर रह गया था। इस हवेली में हर कोई ड्रामेबाज था। अरे मेरा बेटा, कैसे हो तुम? बबीता देवी भी अभी थोड़ी देर पहले ही बाजार गई हुई थी और मनोरमा आंटी भी उनके साथ ही गई हुई थी।
लेकिन अब दोनों जल्दी जल्दी कदमों से अंदर आती हुई दिखाई दे रही थी और हवेली का भारी वातावरण और भी ज्यादा उलझन भरा होता जा रहा था। वे दोनों अभी हवेली के अंदर दाखिल हुई थी। दोनों को ही इस हवेली में आने वाले तूफान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अपनी आंटी के सम्मान में उठ खड़ा हुआ। अरे रोहन, तुम कब वापस आए? मनोरमा देवी ने आगे बढ़कर अपने जवान बेटे के माथे पर किस कर दिया, जो उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी से कम नहीं था। जब से उसने अपने पिता का बिजनेस संभाला था, तब से उसका कुछ भी अता पता नहीं होता था। कभी वो मीटिंग के सिलसिले में विदेश जा रहा होता, तो कभी दुबई, तो कभी किसी दूर दराज इलाके में बैठकर फैक्ट्री की प्लानिंग कर रहा होता। अपनी फैमिली के लिए उसके पास जरा सा भी वक्त नहीं बचता था। मनोरमा अक्सर उसकी शिकायत करती थी, लेकिन वह जवाब में शर्मिंदा सी नजरों से मुस्कुरा देता, फिर उनकी बातों को मजाक में उड़ा देता। माँ, आप अभी और इसी वक्त प्रीति को यहाँ बुलाइए। उसकी आवाज में दबा हुआ ज्वालामुखी साफ सुनाई दे रहा था। अब क्या कर दिया उस लड़की ने? एक तो उसका कोई भी काम ठीक से नहीं होता। मैंने 1000 बार समझाया है उसको कि अब तुम छोटी नहीं रह गई, बड़ी हो गई हो, लेकिन मजाल है जो मेरी एक बात भी समझ ले। मनोरमा जल्दी जल्दी बोलने लगी थी। उन्हें अंदाजा था कि फिर से उनकी सहेली की अनाथ बेटी ने कोई फालतू हरकत की होगी। वह परिवार में सबसे छोटी होने के साथ साथ सबसे शरारती भी थी। उसने हर किसी के नाक में दम करके रखा हुआ था। अभी उसे कॉलेज से छुट्टी मिली थी, उसी दिन कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा हो जाता। अभी भी उसने बहुत बड़ा पंगा किया था, और ये पंगा किसी और के साथ नहीं बल्कि परिवार के सबसे बड़े और खड़ूस बॉडी बिल्डर के साथ हुआ था। आज उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए वह पिछले 2 हफ्तों से तैयारी कर रहा था। 2 हफ्तों तक उसे किसी और चीज का होश नहीं था। उसने अपने बाकी जरूरी काम भी पेंडिंग रख दिए थे, लेकिन जब वह फाइल वहां सबके सामने रखने गया तो सब लोग हंसने लगे। वह हैरान रह गया। उसने सवालिया अंदाज में अपने दोस्त की तरफ देखा तो उसके दोस्त ने भी कंधे उचका दिए। दोनों उस वक्त एक बहुत बड़ी कंपनी के मीटिंग रूम में मौजूद थे और उसी फाइल पर डिस्कस कर रहे थे। अरे सर, हमें तो पता ही नहीं था कि आपको पेंटिंग का इतना शौक है। सामने बैठे पार्टी के आदमी ने जब तंज भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए ये बात कही तो रोहन को जोर से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसके साथ साथ प्रीति का चेहरा भी उसकी नजरों के सामने घूमने लगा, जिसने 2 दिन पहले ही उसे धमकी दी थी, मुझसे बचकर रहना क्योंकि मेरा इंतकाम बहुत ही डरावना होगा। उसने प्रीति की उस बात को मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन आज मीटिंग रूम में गूंजती हंसी उसके कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी और उसे समझ आ गया था ये सब किसी मासूम शरारत का नतीजा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जैसे वो पहले भी करता आया था। अगर उसे जरा सा भी अंदाजा होता कि प्रीति उसकी इम्पोर्टेंट फाइल पेपर निकालकर वहां पर ड्राइंग के पेपर डाल देगी, तो वह शायद उसे ऐसी सजा देता कि वह जिंदगी भर याद रखती। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद थे वे सारे हंस रहे थे और उसका मजाक भी बना रहे थे। तब तो उसने बड़े सब्र से काम लिया, लेकिन अब गुस्से से उसका बुरा हाल था। उसका सब्र पैमाना टूट चुका था। जबकि दादी फिर प्रीति की साइड लेने जा रही थी। ये सारी कहानी उसने अपनी माँ और आंटी को भी सुना दी थी। बबीता देवी की तो हालत ही खराब हो गई थी। कहाँ है वह लड़की? मैं अभी उसे बताती हूँ। उसकी तो आज खैर नहीं। पिंकी जो दरवाजे पर खड़ी थी, क्योंकि उसे प्रीति ने बाहर भेजा था कि जाकर पता लगाओ क्या चल रहा है, वह जल्दी से भागती हुई प्रीति के कमरे में गई। जल्दी से उठो, कहीं पर छुप जाओ, तुम्हारी प्यारी आंटी हाथ पांव पटकती हुई यहाँ आ रही हैं। प्रीति ने ये सुना तो जल्दी से अपने माथे से ठंडे पानी की पट्टियां उठाकर जमीन पर फेंक दी। क्योंकि बुखार का बहाना तो फ्लॉप हो चुका था, अब उसे किसी सुरक्षित जगह छुपने की तलाश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, और फिर कुछ सोच समझकर अपने कमरे से बाहर की तरफ भागी। उस वक्त उसकी आंटी उसके कमरे से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। प्रीति, अभी इसी वक्त वहीं पर रुक जाओ, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। तुम्हें मैंने 1000 बार समझाया है कि इस बच्चे को परेशान मत किया करो। वह तुम्हारी तरह फालतू नहीं है। हजारों काम होते हैं उसके पास, और अभी भी तुमने उसकी 2 हफ्तों की मेहनत बर्बाद कर दी। खुद तो किसी काम की नहीं हो, निकम्मी, हर क्लास में फेल होती जा रही हो। कम से कम उसे तो कामयाब होने दो। आंटी जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं आप किस बारे में बात कर रही हैं। तुम इधर आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। प्रीति अपने ही ध्यान में भागती चली जा रही थी। अचानक ही उसका सिर किसी भारी चीज से जा टकराया। वह अपना बैलेंस संभाल नहीं पाई। उससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, रोहन ने उसे अपने बाजुओं में थाम लिया था। उस वक्त प्रीति रोहन के शर्ट को पकड़े उसके सहारे पर टिकी हुई थी।
उसकी तेज सांसें रोहन के सीने से टकरा रही थी और दोनों के बीच फैला हुआ गुस्सा, डर, अनकही भावनाओं का तूफान एक पल के लिए थम सा गया था। कभी डर से रोहन को घूरती तो कभी आंटी को देखती जो उसके पास पहुंच चुकी थी। प्लीज मुझे बचा लो इस आदमी से, वह रोते हुए कह रही थी। इस तरह कहने पर रोहन को बहुत गुस्सा आया था, मगर वह सब्र का घूंट भरकर रह गया था। मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ और तमीज से बात किया करो। नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाऊंगी, वादा करती हूँ। आपका नाम लेकर तमीज से बुलाऊंगी और अगर कभी कभार गलती से मुंह से निकल जाए तो भूल चूक समझकर माफ कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी तो मुझे बचा लीजिए। आंटी ने उसके पास पहुंचकर उसे दबोचने की कोशिश की तो रोहन ने जल्दी से उसे अपने पास छुपा लिया। रोहन, खबरदार, जो तुमने उसकी साइड ली। आंटी, ये हिसाब किताब मैं खुद अपने तरीके से बराबर करूंगा, उसने दो टूक अंदाज में जवाब दिया था। ये सुनकर प्रीति के चेहरे के असर बदल गए थे। उसके डर में थोड़ी और बढ़ोतरी हो गई थी। अगर माँ होती तो दो थप्पड़ कान के नीचे लगाकर अपना गुस्सा ठंडा कर लेती, लेकिन इस आदमी का उसे पता था ये उसे अच्छे खासे तरीके से रगड़ देगा। वह वहां से खिसकने लगी थी कि रोहन ने उसके बाजू पकड़कर उसे फिर से एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। इस बार वह जोर से उसके सीने से जा लगी। अगर आपकी वजह से मेरा सिर फूटा तो मैं आप पर केस कर दूंगी, वह दांत किटकिटाते हुए बोली। फिलहाल जो तुम पर केस चल रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वह उसका बाजू पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। प्रीति किसी कटी हुई पतंग की तरह उसके साथ घिसटती हुई चली गई। उसने 2-3 बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रोहन की पकड़ बहुत मजबूत थी। प्रीति का दिल कर रहा था वह उसकी कलाई पर जोर से काट ले, लेकिन ऐसा करती तो फिर से घर वालों की नजरों के सामने आ जाती। उसकी आंटी बबीता तो कब की वहां से जा चुकी थी। अब आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? अगर आपका इरादा मुझे पूरी रात एक टांग पर खड़ा करने का है तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। पिछली बार भी मैं अपने एक टांग से तंग हो गई थी। कहते कहती उसकी आंखें जल्दी ही आंसुओं से भीग गई थी। गुजरे हुए पल किसी फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने घूमने लगे थे। रोहन की सजा ज्यादातर ऐसी ही होती थी। एक बार पहले भी वह उसे एक टांग पर खड़ा करा चुका था। अलग बात ये थी कि वह बार बार लड़खड़ाकर गिर जाती थी, लेकिन जब भी उठ खड़ी होती तो उसे फिर से एक टांग पर खड़ा होना पड़ता था। रोहन उसके सामने कुर्सी रखकर बैठा रहता। जरा सी भी काम चोरी करती तो तुरंत उसे टोक देता और उसकी सजा का स्टॉक बढ़ा देता। अभी रोहन ने उसकी बात सुनी तो वह हल्का सा मुस्कुराया था। मेरी जो फाइल तुमने बर्बाद की थी, अब वही फाइल तुम दोबारा बैठकर बनाओगी। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। प्रीति को लगा जैसे सातों आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। जो फाइल रोहन जैसे काबिल इंसान ने 2 हफ्ते लगाकर बनाई थी, वह निकम्मी नालायक लड़की 1 हफ्ते में कैसे बना सकती थी? उसे तो महीना बोलकर पूरा 1 साल लग जाना था। मगर ये बात वो विश्वास से कह सकती थी कि 1 साल बाद भी अगर रोहन उस फाइल को रिव्यू करता तो उसमें 365 गलतियां जरूर निकाल देता। और अगर तुम फाइल बनाने में नाकाम हो गई, वह ठहर कर बोला, तो तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन 1 साल के लिए डिले हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारी हरकतें बचपनों वाली है और तुम जैसी लड़कियों की कॉलेज में कोई जगह भी नहीं होती। तुम्हें तो कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाए। हेलो मिस्टर, खबरदार, जो आपने मुझे बेवकूफ कहा। अगर मैं अकल से पैदल ना होती तो आपको इस तरह से अपनी गलतियों पर ना चाहती, उसने चुटकी बजाते हुए कहा। और रोहन, जो उसे डांटने का इरादा रखता था, एक पल के लिए उसकी इस ढिठाई पर चुप रह गया। उसकी बात पर रोहन बुरी तरह से भड़क उठा। अगले ही पल मैडम उसके कमरे में स्टूल पर चढ़कर जाले साफ कर रही थी और रोहन तसल्ली से बेड के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। कभी कभी उसे देख लेता, वह गुस्से में मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज काफी ऊंची थी। रोहन जानबूझकर उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। जिस तरह की इसकी हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता कोई आदमी इसे अपनी बेटी देगा। मैं कहती हूँ ना, भगवान करे इस इंसान की कभी भी शादी ना हो। कल कोई इसकी दुल्हन आएगी तो बेचारी बहुत बुरा पछताएगी। इंसान खुद भी पागल है, उसे भी पागल बना देगा। कोई बताओ, कमरे में एक जाला नहीं, फिर भी मुझसे जाले साफ करवा रहा है। साइको कहीं का, इसे इस जमाने में पैदा नहीं होना चाहिए था। इसे हिटलर के साथ मिलकर रेवोल्यूशन लाना चाहिए था। अगर ये हिटलर के साथ होता तो जो मानने वाले बच्चे थे आज वे भी ना होते। जो भी मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। काफी देर के बाद जब उसका हाथ थक गया तो उसने अपना हाथ हल्का सा पीछे की तरफ करके अंगड़ाई लेने की कोशिश की। उसका हाथ जोर से रोहन के चेहरे पर जा लगा। उसी के साथ मैडम ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। रोहन ने अपने अंदर उठते हुए जज्बातों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था। वह पलटी तो उसके अंदर की जलती हुई आग उसके पीठ पीछे खड़ी थी और वह उसे वहीं कातिलाना नजरों से देख रहा था।
अगर आप इस तरह से मेरे पीछे यूं दबे पांव आकर चोरों की तरह खड़े न होते तो आपको कभी भी मेरा थप्पड़ न लगता। वह समझदाराना अंदाज में रोहन को समझाते हुए बोली थी। मैं तो इस वजह से हैरान होकर तुम्हारे पास आ गया हूँ क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें हिस्ट्री का भी इतना पता होगा। चलो, कम से कम तुम्हें हिटलर का नाम तो याद है और तुम्हें ये भी पता है कि उसने क्या किया था। वह तेज शब्दों में बोला तो वह एकदम से जोश में आकर बोली, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। हिटलर बहुत मशहूर आदमी था और उसने अमेरिका जैसे देश को आजाद करवाया था। मैडम की बात सुनकर पानी उसके मुंह से लगभग निकल गया। अच्छी खासी बच्चों जैसी हरकतें करती हो। रोहन ने सदमे में उसके चेहरे को देखा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा? यही कि हिटलर अमेरिका का मशहूर बंदा था, उसने अफ्रीका जैसे देशों को आजाद करवाया था। तो फिर जर्मनी जरूर तुमने आजाद करवाया होगा। नहीं, जर्मनी तो चंगेज खान ने आजाद करवाया था। रोहन ने बाकायदा तौर पर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। हे मेरी माँ, रहने दो, हिस्ट्री की माँ बहन मत करो। अगर ये खबर चंगेज खान तक पहुंच गई तो वो कब्र से उठकर तुम्हारे पाँव में गिरकर तुमसे माफी मांगने लगेगा। नालायक औरत, शरारतों से ध्यान हटे तो कभी कोई काम की किताब पढ़ लिया करो। आज के बाद तुम कोई भी फालतू नॉवल नहीं पढ़ोगी, सिर्फ और सिर्फ काम की किताबें पढ़ोगी। मैं तुम्हारी सजा भी सोच चुका हूँ। फाइल वगैरह छोड़ दो। तुम्हारे कमरे में जितने भी नॉवल पड़े हुए हैं सारे उठाकर यहाँ लाओ। बल्कि तुम रहने दो, मैं खुद ही ये काम करता हूँ। अरे सर, ये जुल्म मत कीजिए। आप हमसे हमारी जान मांग लीजिए, लेकिन कसम से मेरे नॉवल को हाथ मत लगाइए। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। फिर पूरी हवेली ने देखा था वे कितना शोर मचाती रह गई थी, लेकिन रोहन ने उसके कमरे से सारे नॉवल उठा लिए थे। मैडम ने अपनी पॉकेट मनी भी कुछ साल पहले एक बहुत बड़े किताबों के स्टॉल पर खर्च कर दी थी। अब उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन वह खुश थी कि चलो बाहर आउटिंग के बजाय अपने कमरे में तसल्ली से बैठकर नॉवल पढ़ लिया करेगी। लेकिन अब नोबल भी उसके हाथ से निकल चुके थे। सोने पर सुहागा ये कि रोहन ने उसकी पॉकेट मनी भी बंद कर दी थी। वह छोटे बच्चों की तरह अपने कमरे के दरवाजे पर बैठी एड़ियां रगड़ रगड़ कर रो रही थी। उसकी आंटी बबीता ने उसे धमकी दी, अभी इसी वक्त अपना बाजा बंद करो वरना तुम्हारी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। आपसे तो मुझे यही उम्मीद है आंटी। आप मुझे मेरी आंटी कम, मेरी सास ज्यादा लगती हैं। भगवान के लिए कुछ तो मुझ पर तरस खाइए। इस बात को रियलाइज कीजिए कि मैं आपकी सहेली की बेटी हूँ। आपने मुझे कूड़े के ढेर से नहीं उठाया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी निकलोगी तो उठाने के बजाय मैं तुम्हें ढेर पर फेंक आती। उन्होंने अपना सिर झटकते हुए कहा और तेजी से वहां से चली गई। रोहन अपना काम पूरा करके मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। याद रखना रोहन, आपने जो जाति मेरे साथ की है ना, आपको उसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। देख लेना, आपको गंजी पत्नी मिलेगी। उसके बड़े बड़े कान होंगे और वह आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगी, बल्कि आपको अपनी उंगलियों पर नचाएगी। वह जाने क्या क्या बके जा रही थी, लेकिन रोहन को कोई परवाह नहीं थी। वह कंधे उचकाता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। काफी देर वहां बैठकर शोक मनाने के बाद आखिरकार उसे भी एहसास हो गया उसका रोना धोना किसी काम का नहीं है। जब रो धोकर फ्री हुई तो पेट में भी आवाज आने लगी। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि जो शरारत की थी उसे ही छुपाने की जुगाड़ में लगी रही। थके थके अंदाज में सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गई तो सामने ही दादी सोफे के साथ टेक लगाकर बैठी थी, अपना पसंदीदा सीरियल देख रही थी। हाथों में उन्होंने हलवे की प्लेट उठा रखी थी, जबकि उन्हें हलवा मना किया गया था क्योंकि उन्हें शुगर थी। लेकिन अपनी ही बहू से नजरें बचाकर नौकरानी को थोड़े से पैसे देकर उन्होंने चोरी छिपे हलवा बनवा लिया था और खा रही थी। जैसे ही उनकी नजर अपनी थकी हारी उस लड़की पर पड़ी, उन्होंने जल्दी से प्लेट पीछे की तरफ खिसका दी। दादी, उसका कोई फायदा नहीं, मैं आपको देख चुकी हूँ, उसने गुस्से भरे अंदाज में कहा और गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ गई। दादी ने उसे एक बार नजरअंदाज किया, फिर बोली, तुम ये सब क्यों करती हो? मुझे ये बताओ, जब पता होता है आखिर में तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें ही फंसना पड़ेगा तो इस बात का क्या फायदा? दादी, जब तक जिंदगी में मजा और एडवेंचर ना हो तब तक जिंदगी का कोई फायदा नहीं। उसने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि मेरे लिए एक और राह निकाल दी है। ये कहकर वह शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगी। खबरदार, जो तुमने और ज्यादा कोई शैतानी आइडिया बनाया, इस बार तुम्हें बचाने के लिए दादी भी नहीं होगी। दादी, वादा करती हूँ कि इस बार कोई शैतानी आइडिया नहीं बनाऊंगी, बल्कि ये बहुत ही शरीफों वाला आइडिया होगा। वह तेजी से दादी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, प्लीज मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी और उसके बदले में सारी जिंदगी आपकी नौकरी में लगी रहूंगी। बस बस, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं।
मैंने कल रात आपके बटुए में पूरे 5,000 रुपए देखे थे। दादी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो खिसियानी सी हंसी हंसते बोली, दादी इसे मेरी शरारत समझ लीजिए। इतना बड़ा नोट देखकर भी मेरी नीयत खराब नहीं हुई, वरना आप जानती है ना, अगर मैं उठा भी लेती तो आपको पता नहीं चलता। आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। जब मेरे दादा वापस आएंगे तो मैं आपको ये रुपए लौटा दूंगी। थोड़ी ही देर में वह दादी से 5,000 रुपए ले चुकी थी। आंगन से निकलने के बाद उसने एक नंबर डायल किया था जो जोगिंदर का था। वह उसके पड़ोस में ही रहता था। उसका घर भी पिछले वाली गली में था। तुमने मुझे कहा था कि शहर में एक नया पार्क ओपन हुआ है, मुझे बताओ क्या सीन है। आज घूमने के लिए वहीं चलेंगे। पहले उसने नॉवल पढ़ने का प्लान बनाया था, लेकिन वह प्लान फ्लॉप हो गया था। उसी वजह से अब वो बाहर घूमने जा रही थी, लेकिन इस बारे में हवेली के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था। रोहन ने हवेली के कुछ उसूल बनाए हुए थे, जिसमें से सबसे बड़ा उसूल ये था कि लड़कियों को रात को 9 बजे के बाद से बाहर निकलना मना था। हवेली की औरतों ने हमेशा ही इन उसूलों का नाजायज फायदा उठाया था। उसने फिलहाल कई बार बाहर रात को मासूम लड़कियों को तोड़ मड़ोड़ कर ले जाने वाले लोग भी देखे थे। इसलिए रोहन ने सख्ती कर दी थी। 9 बजे के बजाय अब पूरे 10 बज रहे थे, लेकिन मैडम भी अपने नाम की इकलौती थी। वह जानती थी कि सब अपने अपने कमरों में हैं। उसने अपनी नीली आंखों से रोहन को हवेली से बाहर निकलते हुए देखा था और अब उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती चमक लौट आई थी। इसी वजह से उसका दिल अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। उसे यकीन था कि सुबह होने से पहले उसकी वापसी नामुमकिन है, और इस यकीन ने उसके अंदर छुपी बेचैनी को जैसे पंख दे दिए थे। उसने जल्दी जल्दी जोगिंदर को कॉल मिलाया और आधी फुसफुसाहट आधी शरारत में अपना आइडिया बता दिया। 5 मिनट बाद जोगिंदर का फोन फिर से आया, सिर्फ इस बात की तस्दीक करने के लिए कि वह सच में तैयार है या फिर हमेशा की तरह आखिरी वक्त पर पलट जाएगी। उसी बातचीत में जोगिंदर ने अपने उस दोस्त का जिक्र किया जो कल ही छुट्टी पर लौटा था, एक आर्मी ऑफिसर कैप्टन। ये शब्द जैसे उसके कानों से उतरकर सीधा उसके दिल पर दस्तक दे गया था। नाम सुनते ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई, आंखों में चमक उभर आई, जैसे कोई नया खेल, कोई नई चुनौती उसके सामने रख दी गई हो। यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम बस उसे लेकर आ जाओ। कितना अच्छा लगेगा ना एक आर्मी ऑफिसर के साथ घूमना, उसने जोश में कहा था, मगर उसकी आवाज की तहों में जो लपक थी वह जोगिंदर से छुपी न रह सकी। जोगिंदर ने हल्की सी हंसी के साथ चेतावनी दी, खबरदार जो उस पर लाइन मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें जानता हूँ, 2 दिन में वह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और फिर तुम उसे छोड़ दोगी। वह ठिठकी, फिर बनावटी नाराजगी से बोली, हेलो मिस्टर, मैं किसी और से नहीं कहती मुझसे मोहब्बत करे, और जहां तक बात करने की बात है उसमें क्या बुराई है, और वैसे भी तुम्हारा कैप्टन कोई इतना कमजोर दिल वाला नहीं होगा। ऊपर से उसने ये बात बड़ी सहजता से कह दी थी, मगर भीतर कहीं कोई अनजानी लहर उठी थी, जैसे दिल को पहले ही समझा रहा हो कि ये खेल इस बार आसान नहीं होगा। हवेली के पिछले हिस्से से निकलते हुए उसका दिल तेज से धड़क रहा था। जोगिंदर की गाड़ी सामने खड़ी थी। वह राहत की सांस लेकर उसमें जा बैठी। भगवान का शुक्र है तुम टाइम पर आ गए, मुझे तो लगा था उसके आने से पहले ही मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। गाड़ी में उसके बाकी दोस्त भी थे, लड़के और लड़कियां। हंसी मजाक का शोर था, हल्की सी खुशबू थी, लेकिन अचानक एक भारी ठहरी हुई मर्दाना आवाज ने उस सारे शोर को जैसे चीर दिया। उसने पलटकर देखा, सामने एक लंबा सधा हुआ बेहद आकर्षक नौजवान बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, आंखों में गहराई और उसके व्यक्तित्व में ठहराव जो सिर्फ वर्दी वालों के हिस्से में आता है। वह ये बात पूरे यकीन से कह सकती थी कि उसकी धड़कनों की ऊंचाई भी 6 फीट थी, बिल्कुल उसके कद की तरह, सीधी, मजबूत, बेखौफ। जोगिंदर ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वह जैसे किसी ख्वाब से बाहर आई, सीधी होकर बैठ गई। अरे कैप्टन ने तुम्हें हेलो कहा है, और हाँ, ये तुम्हारे भाई जैसा है। जोगिंदर ने भाई शब्द पर जोर दिया। उसने हल्की सी तीखी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा सिर्फ एक ही भाई है, आंटी का लड़का बंटी। उसके अलावा मैं किसी को भाई नहीं बनाती। गाड़ी में हल्की हंसी गूंजी, मगर कैप्टन की आंखों में वही ठहराव बना रहा। रास्ते भर गाने चलते रहे, दोस्तों की चुहल जारी रही, लेकिन उसका ध्यान बार बार साइड मिरर की तरफ खिंच जाता। जब भी उसकी नजर उठती वह पाती कि कैप्टन की आंखें उसी पर टिकी हुई है, बिना मुस्कान के, बिना किसी शोर के, बस एक गहरी बढ़ती हुई नजर से। कई बार उसका दिल सचमुच एक धड़कन छोड़ देता, सांस अटक जाती। वह अपनी बैठने की पोजीशन बदल लेती, खिड़की के बाहर देखने लगती, बालों को ठीक करने लगती, मगर वो नजर जैसे उसके चारों तरफ एक अदृश्य घेरा बना चुकी थी। उसके दिल की हालत अजीब हो गई थी। ये वही लड़की थी जिसने न जाने कितनी नजरें देखी थी,
कितनी तारीफें सुनी थी, कितनों को मुस्कान देकर आगे बढ़ गई थी, मगर आज आज पहली बार उसे लगा कि कोई उसे देख नहीं रहा, बल्कि समझ रहा है, परख रहा है, जैसे उसकी सारी परतों के पार जाकर उसके असली दिल को छू लेना चाहता हो। और शायद इसी एहसास ने उसे बेचैन भी किया और अजीब सा सुकून भी दिया, क्योंकि ये खेल अब सिर्फ शरारत नहीं रहा, ये दिल की जमीन पर पहला सच्चा कदम लगने जैसा था। जिन नजरों से कैप्टन उसे देख रहा था, वे नजरें जैसे उसके पीछे पीछे गाड़ी से उतर आई थी, और वे अनजाने में ही जोगिंदर के पीछे जाकर खड़ी हो गई, जैसे उसकी आड़ में खुद को छुपा सके। उसने धीमे लेकिन खींच भरे लहजे में कहा, तुम्हारा ये दोस्त तो बड़ा ठरकी टाइप लगता है। और कानों को हल्का सा छूते हुए आंखें तरेरी। जोगिंदर तुरंत भड़क उठा, मैडम जरा अपने शब्दों पर लगाम लगाइए। वह बाल ब्रह्मचारी है, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा उसने। वह हंस पड़ी, अरे वह तुम्हें टोपी पहना रहा है, एक नंबर का ठरकी इंसान है। जब तक मैं गाड़ी में बैठी रही मुझे ही देखता रहा। जोगिंदर ने बिना देर किए पलटकर कहा, तो फिर ठरकी वो नहीं तुम हो, जो बार बार उसे ही देख रही थी। और वहीं बात खत्म कर दी। वह अपने दोस्त के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं था। वह रोनित को बचपन से जानता था, दोनों ने साथ खेलते हुए बचपन काटा था, एक ही कॉलेज में पढ़े, साथ जवान हुए। रोनित हंसता हुआ बोलता जरूर था, पर अपने दायरे में लड़कियों से वह सचमुच दूरी बनाकर रखता था। मजाक करता था मगर हद पार नहीं करता था। उसकी अपनी एक सीमा थी, जिसे पार करने की इजाजत वह किसी को नहीं देता था। लेकिन आज जिंदगी में पहली बार वह सीमा खुद उसके भीतर से डगमगा गई थी, क्योंकि पहली ही नजर में उसे जो लड़की पसंद आई थी वो प्रीति थी। जब उसने पहली बार उसे देखा तो सचमुच हिटक गया था, जैसे किसी ने चलते चलते उसका रास्ता रोक लिया हो। उसने कोशिश की नजरें इधर उधर घुमाए, खुद को संभाले, मगर हर बार उसकी आंखें लौटकर उसी चेहरे पर अटकती थी। वो मन ही मन भगवान से माफी मांगता, फिर उसी दुश्मन जान की तरफ देख लेता जिसने एक ही नजर में उसका दिल अपनी पकड़ में ले लिया था। पार्क पहुंचने के बाद प्रीति ने तय कर लिया था कि वे जोगिंदर के साथ ही रहेगी, मगर टिकट खरीदते वक्त भी उसे महसूस हो रहा था कोई नजर उसके चेहरे पर ठहरी हुई है, जैसे उसे पड़ रही हो। तभी उसका मोबाइल फिर से बज उठा। स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का था, जो उससे ज्यादा उसकी खुशियों का दुश्मन बन चुका था। उसने चेहरे पर बनावटी रोनी सी शक्ल बनाई और जोगिंदर के पास जाकर फुसफुसाई, उस हिटलर की कॉल आ रही है, क्या करूं? जोगिंदर ने बेपरवाही से कहा, कॉल काट दो और मैसेज कर दो कि मैं सो रही हूं। तुमने खुद कहा था कमरे को लॉक लगाकर आई हूं, रात में कोई तुम्हारे कमरे में झांकता भी नहीं। उसने होंठ भींचे, हाँ ये तो सच है, लेकिन आज उसे क्या हो गया? फिर भी उसने कॉल काट दी और मैसेज टाइप किया, मैं इस वक्त सो रही हूँ। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत ज्यादा देर तक टिक न सकी। जैसे ही वो डिस्कवरी वाले झूले में जाकर बैठी, मोबाइल पर मैसेज टाइप हुआ। मैसेज पढ़ते ही जैसे यमराज ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। कांपती नजरों से दाईं तरफ देखा, वहां रोनित बैठा था, आंखों में चिंता और अजीब सी बेचैनी लिए। बाईं तरफ देखा, वहां वही खड़ा था जिसे छुपकर वह यहाँ आई थी। रोहन। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि प्रीति को लगा उसका पूरा जिस्म जल रहा हो। उसका दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वो उसी में समा जाए, ये वक्त पलटकर सब कुछ मिटा दे। रोहन ने ठंडे लेकिन जला देने वाले लहजे में कहा, कब से चलते चलते सोना शुरू कर दिया तुमने? प्रीति ने बोलने के लिए होंठ खोले, मगर शब्द गले में ही दम तोड़ गए। आंखें आंसुओं से भर आई। रोनित, जो उसके पास इसलिए बैठा था कि उससे बातें शुरू कर सके, अब उसकी चुप्पी और बार बार बाईं तरफ देखना देखकर बेचैन हो उठा। मैडम आप ठीक तो हैं? उसने जैसे ही किसी ख्वाब से बाहर आकर उसकी तरफ देखा तो आंसू टूटकर उसके गालों पर ठहर गए। रोनित को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। आज ही तो मिला था वह उससे, और आज ही वह लड़की उसकी दुनिया हिला चुकी थी। उसकी जरा सी तकलीफ पर वह खुद मछली की तरह तड़पने लगा था। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्रीति ने कांपती आवाज में कहा। रोनित की जान पर बनाई। उसने चीख कर झूला रुकवाने को कहा, मगर देर हो चुकी थी। झूला चढ़ पड़ा था। जैसे ही झूला ऊपर उठा और उल्टा हुआ, प्रीति की चीखें हवा में घुल गई। उस झूले में 3 लोग चीख रहे थे। एक प्रीति, जिसे बचपन से झूलों से डर लगता था मगर आज अपनी जिद में बैठ गई थी। दूसरा रोनित, जो अपनी नई नई मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसके साथ बैठा था ताकि उसे संभाल सके। और तीसरा रोहन, जो वहां इसलिए बैठा था ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि उसकी सोती हुई बीवी उसके साथ जाग रही है, और हर पल के साथ उसके भीतर का गुस्सा, जलन और टूटा हुआ भरोसा उस झूले से भी तेज से ऊपर नीचे हो रहा था ताकि वह उनके रंग में भंग डाल सके। शायद इसी इरादे से रोहन उस झूले पर बैठा था
और अब तीनों की चीखें हवा में उलझकर एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। सबसे तीखी चीख प्रीति की थी, जिसमें डर के साथ साथ बेबसी और एक अनकहा दुख भी घुला हुआ था। जैसे हर ऊंचाई पर उसका दिल सीने से बाहर निकल आना चाहता हो। झूला रुका तो उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। सांस उखड़ी हुई, हाथ कांपते हुए। रोनित की भी हालत कुछ कम नहीं थी, मगर वह खुद को संभालकर सबसे पहले उसकी तरफ झुका, जबकि रोहन उल्टियां करते करते बुरी तरह टूट चुका था, पर गुस्सा उसके भीतर अभी भी जिंदा था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, घर चलो, सारे हिसाब बराबर करूंगा, उसने दांत भींचकर कहा। और जब प्रीति की हालत थोड़ी संभली तो फिर से उसे घूरते हुए धमकाया। रोनित से ये सब देखा ना गया। वह तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? बच्ची है, इस उम्र में सब ऐसे ही होते हैं। रोहन ने ठंडी मगर चीर देने वाली नजर से उसे देखा। ये मेरा और इस लड़की का पर्सनल मामला है। कैप्टन साहब, बेहतर होगा आप अपनी हम और रौब वाली भाषण अपनी यूनिट में ही रखें। मेरे पास आपकी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं। इतना कहकर उसने रोनित को हल्का सा धक्का दिया। जोगिंदर ने बीच बचाव की कोशिश की, पर रोहन की आंखों के इशारे ने उसे वहीं रोक दिया था। वो प्रीति का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ खींचता हुआ ले गया। रास्ते भर उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला और गाड़ी हवेली की तरफ मुड़ने के बजाय फार्म हाउस की सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रीति ने कांपते हुए पूछा। रोहन ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी की, मगर आवाज में जमी बर्फ नहीं पिघली। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें कितनी बार समझाओ, तुम्हारी ये हरकतें मुझे पसंद नहीं। प्रीति ने भी पहली बार पलटकर कहा। आपको पसंद नहीं, लेकिन मुझे तो पसंद है। मेरी पसंद की कोई वैल्यू नहीं। उसका ये सवाल जैसे हवा में ठहर गया। रोहन एक पल को सचमुच चुप हो गया। वह बोलती चली गई, शब्दों में सालों का जमा हुआ मलाल था। बाकी सबकी फैमिली उन्हें आउटिंग पर ले जाती है, हमारी फैमिली में कभी किसी की लड़ाई, कभी किसी की नाराजगी। अगर मैं अपनी कोई इच्छा बता दूं तो सब मेरे सिर पर चढ़ बैठते हैं। आंटी साफ कह देती हैं कि शादी के बाद जो करना होगा करना। क्या तब तक मैं हर छोटी सी खुशी के लिए तरसती रहूं? मेरा भी दिल करता है कि हम अपने परिवार के साथ बाहर जाएं, घूमें, खाएं, हंसें। मुझे जोगिंदर और उसके दोस्तों के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आप हर बार मुझे नालायक कहकर टाल देते हो। और दादी शर्त रख देती हैं, इतने नंबर लेकर आओ तब मानूंगी। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोहन अपने ही शब्दों पर पछताने लगा। उसने झुलाकर गाड़ी रिवर्स कर दी, क्योंकि फिलहाल उसमें इतना धैर्य नहीं था कि उसकी सारी शिकायत सुन सके। उसका सिर पहले ही दर्द से फटा जा रहा था और वह अब खुद से भी हारता जा रहा था। आखिरकार उसने थके हुए लहजे में कहा, ठीक है, वादा करता हूँ हर हफ्ते तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन तुम ये बेवकूफियां छोड़ दोगी। प्रीति ने खिड़की की तरफ मुंह फेरते हुए कहा, अगर आपने अपना वादा निभाया तो मैं भी निभा लूंगी। और पूरा रास्ता बाहर देखते हुए चुप रही। हवेली पहुंचते तो रोहन ने सरसरी अंदाज में पूछा, तुम उसे कैसे जानती हो? रोनित से तुम्हारी क्या बात हुई? प्रीति ने सहज बनने की कोशिश की। आज ही मिली हूँ, लेकिन वह अच्छा इंसान लगा। पर्सनैलिटी भी कमाल की है, फिल्मों के हीरो जैसा। रोहन का चेहरा तमतमा उठा। एक नंबर का फालतू इंसान है, ठरकी कहीं का। न जाने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया होगा उसने। प्रीति ने हल्की सी मुस्कान के साथ छेड़ा, इतना जल क्यों रहे हैं आप? वो भड़क उठा, मेरी जूती, और तुम भी अपने कमरे में जाओ, आधे घंटे तक नजर मत आना वरना आंटी से शिकायत कर दूंगा। वह भागती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही रोहन ने मोबाइल निकाला और अपने खास आदमी को कॉल मिलाया। रोनित कौन है? सब पता लगाओ, उसका कैरेक्टर, उसके अफेयर, हर चीज। फोन रखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी जिद थी। क्या सिर्फ गुस्सा था, या उस गुस्से के पीछे छुपा हुआ डर कहीं वह लड़की जिसे वह हर बार डांटता है सच में उससे दूर ना हो जाए? क्या वह उससे मोहब्बत करता है, या सिर्फ उसका मंगेतर होने के अधिकार में जल रहा है? इस सवाल का जवाब अभी धुंध में छुपा हुआ है और आगे की कहानी में यही धुंध तूफान बनने वाली है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।